स्टूडेंट, आज मैं फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर जिग्नेश तांजन आप लोगों के सामने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि इस सब्जेक्ट को लेने से पहले आप लोगों को ये समझना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या वैल्यू है, इसमें क्या क्या बाकी सब्जेक्ट की तरफ इसमें कैसा क्या पढ़ाई करता है, इसमें कोर्स के बारे में और क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आज करियर एस्पेक्ट इन फिजिकल एजुकेशन, मतलब फिजिकल एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक पहुँचता है, इसका क्या क्या पहुँच है, इसका डिसिप्लिन का स्टेप क्या क्या है, उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा पीछे जाके कि मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यह है मिसकॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि लोगों के मन में यह होता है कि फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट जो है उसमें बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शन है कि लोगों को इसके वैल्यू के बारे में इतना पता नहीं होता है कि इसलिए ये बोलता है कि स्टडी ये बोलता है कि फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट जो है इसका एकेडमिक वैल्यू नहीं है और इसका सिर्फ खेलकूद गेम, मतलब जो भी स्पोर्ट्स है, फुटबॉल या वॉलीबॉल जो भी है, जो भी गेम्स है वही तक सीमित है, ऐसे ही सोचता है कि लोग। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट जो है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट जो है ये मिसकॉन्सेप्शन को मैं पहले क्लियर करेंगे। तो ये सब्जेक्ट जो है इसका वैल्यू जो है बाकी सब्जेक्ट लोगों की तरह ही है। फिजिकल एजुकेशन ये भी एक सब्जेक्ट है और इसका जो 12 के बाद शुरू होता है। एक्चुअली में तो 11 में होता है। 11 में तो हमारा ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है वो फिजिकल एजुकेशन जो बच्चा लोग इंटरेस्टेड है वो लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट 11-12 में लेता है। तो इसका पर्टिकुलर अगर इस फील्ड में जाएगा तो इसका क्या मतलब स्टेप्स है वो हमें बताएंगे आपको। तो सबसे पहले 12 के बाद अगर फिजिकल एजुकेशन डिसिप्लिन में अगर आप जाएगा तो सबसे पहले 12 के बाद आपको कोर्स स्टार्ट होता है बीपीएड बोल के कोर्स स्टार्ट होता है। इसमें दो तरीके से क्राइटेरिया है। उसमें सबसे पहले क्राइटेरिया ए जो है 12 क्लास के बाद 4 years कोर्सेस है। तो इस कोर्स को अटेंड करने के लिए आप लोगों को 12 क्लास के बाद एडमिशन लेना होगा। इसलिए पर्टिकुलर कॉलेज जो इंडिया में है उसको बोलता है डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बहुत सारी जगहों में है, महाराष्ट्र में नागपुर में है, अमरावती में है, ग्वालियर LNCP ग्वालियर में है, LNIP है तिरुवनंतपुरम में, और बाकी दूसरा जो स्टेट कुछ स्टेट में ये फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज है उसमें बीपीएड का कोर्सेज चलता है और 4 साल के लिए। और दूसरा एक तरीका है आफ्टर ग्रेजुएट आप किसी की डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएशन करो, उसके बाद आप फिजिकल एजुकेशन में आना चाहते हो तो फिर ग्रेजुएशन के बाद भी आप आ सकते हैं। उसका कोर्स ड्यूरेशन कोर्स है 2 years और इसको बीपीएड बोलता है। तो ये जो है 12 के बाद और ग्रेजुएशन के बाद जो आप लोगों को जो एंट्री मिलता है, एडमिशन मिलता है, ये है। और दूसरा और एक कोर्स है बीपीएस और ये दोनों कोर्सेज सेम है। और ये कोर्सेज पर्टिकुलर कुछ कॉलेज में है, जैसे कि नागपुर में है NSSM, IDCB, HVPM अमरावती, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन
चेन्नई, ये सब में BPS कोर्स चलता है 3 years। थ्री इयर्स का कोर्स चलता है इसमें। सवाल है तेरे इवन है खत्म। और उसमें क्या होता है कि सबसे 3-4 पार्ट में ये डिवाइड होता है और 3 ईयर का कोर्स। सबसे पहला पार्ट जो है ना, पार्ट ए में होता है कि थ्योरी। पार्ट ए में थ्योरी होता है, उसमें सिलेबस दिया होता है और तो पर्टिकुलर सिलेबस में आप लोगों को थ्योरी पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। उसमें कम से कम 5 या 6 सब्जेक्ट पर ईयर्स में करना पड़ता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बोल के इसमें 3 ईयर्स का कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर में आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिया होता है, उसमें कम से कम 5-6 टॉपिक उसमें टॉपिक टच करते हैं। और पार्ट 2 में आप लोगों को गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जितना भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स है उसमें सिलेबस में उस गेम्स एंड स्पोर्ट्स को 3 ईयर का सिलेबस को डिवाइड करके उस एक साल में आपको ये करना पड़ता है। और उसमें पार्ट 2 में होता है प्रैक्टिकल होता है, उसमें प्रैक्टिकल रेस्पेक्टिव गेम। कम से कम इसमें 5 या 6 गेम इसमें होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जो फाइनल है। तो इसमें प्रैक्टिकल आप लोगों को जो भी गेम सिलेबस में दिया होता है उसका हिस्ट्री, उसका फंडामेंटल स्किल्स, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन, उसका जितना भी टूर्नामेंट्स होता है वो सब, नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स, इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट्स, कॉमनवेल्थ में होता है कि नहीं होता है और ओलंपिक में होता है, वो सब सारे चीज़ इसमें आप लोगों को स्टडी करना पड़ता है। और साथ ही साथ इसमें आपको प्रैक्टिकल भी उसमें 100% अटेंडेंस दे के प्रैक्टिकल को भी आपको क्लियर करना, पास होना पड़ता है। और इसमें और एक होता है पार्ट सी। अब ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल हो गया। अब अगर जैसे कि आप लोग टीचिंग लाइन में आएगा तो आप उसको कैसे आप लोगों को स्टूडेंट को आप कैसे टीच करेंगे, तो इसीलिए आपको ये होता है कि प्रैक्टिस टीचिंग लेसन प्लान बोल के होता है। सुन, तो इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आपको लेसन प्लानिंग प्रिपेयर करना होता है। इसमें पर्टिकुलर आपको जैसे कि जनरल एक्सरसाइज, जो भी हमारे बॉडी का रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होता है जनरल एक्सरसाइज बोलता है, जो टॉप हेड से बॉटम तक जो भी एक्सरसाइज होता है वो जनरल एक्सरसाइज होता है। और स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो टॉपिक में आपको लेसन प्लान बना पड़ता है, उसमें आप लोगों को गेम्स रिलेटेड जो भी गेम्स है उसमें आप लोगों को कोई भी स्किल्स के ऊपर आप लोगों को उसमें लेसन प्लान बनाना पड़ता है। तो इसका लेसन प्लान बनाने का और एक अलग सा फॉर्मेट होता है कि आप उस सेशन को कम से कम 45 मिनट का सेशन जो प्रैक्टिस लेसन प्लान होता है उस सेशन को आप कैसे हैंडल करेंगे और उसमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करेंगे। अगर जनरल लेसन प्लान होगा तो उसमें आप लोगों को ज़्यादातर इक्विपमेंट यूज़ नहीं होता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में जाएगा तो अगर फुटबॉल में आप पेनल्टी शूट का अगर एक स्किल्स है वो उसको आप लेसन प्लान में लेने जाएगा तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन क्या क्या करना पड़ता है, ड्यूरिंग द लेसन प्लान क्या क्या होता है, आफ्टर क्या क्या होता है, उसमें बहुत सारा एक फॉर्मेट होता है, उसको आप पूरा कंप्लीट करना पड़ता है, उसके साथ चलना पड़ता है। और एक दूसरा पार्ट है पार्ट डी, officiating and कोचिंग। अब जैसे फर्स्ट ईयर में जो भी गेम्स दिया हुआ है वो सब गेम्स का ऑफिशिएटिंग और कोचिंग सीखना पड़ता है। अगर हैंडबॉल, जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपके प्रैक्टिकल में हैंडबॉल है तो अब उस हैंडबॉल का ऑफिशिएटिंग और कोचिंग, बच्चों को कोचिंग कैसा देंगे और ऑफिशिएटिंग कैसा करेंगे ड्यूरिंग द मैच। जो मेन रेफरी लोग का वही काम होता है कि ऑफिशिएट करना, और कोच लोगों का ये होता है कि आप उन बच्चों को कोचिंग देना,
उनको उस गेम के बारे में, उसकी स्किल्स के बारे में उनको वो लोगों को सिखाता है। तो ऑफिसटिंग और कोचिंग भी साथ ही साथ आपको उसमें सीखना पड़ता है, उसमें करना पड़ता है। और लास्ट एक पार्ट होता है, पार्ट नंबर इंटर्नशिप होता है। इसमें इंटर्नशिप बोल के होता है, ये क्या होता है कि जैसे कि आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट ईयर में ये इंटर्नशिप नहीं होता है, सेकेंड ईयर में होता है ये इंटर्नशिप। सेकेंड ईयर पहुंच गया तो आप पर्टिकुलर क्या होता है कि वॉलीबॉल है तो वॉलीबॉल का गेम को लेने के लिए आप दूसरे स्कूल में इंटर्नशिप के लिए जाना पड़ता है। कोई भी आप इस डिग्री को परस्यू कर रहे हैं तो उस टाइम आपको सेकेंड ईयर में आपको इंटर्नशिप होता है। तो दूसरे स्कूल में जाके उन बच्चों को जो भी अपना गेम्स है, जो भी अपना सिलेबस में है, उस अकॉर्डिंगली जाके वो गेम को बाकी स्कूल में जाके बच्चों को कोचिंग, ऑफिशिएटिंग, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री, उसका बड़ा बड़ा जो नेशनल टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ये सब उनको बच्चों को सिखाना होता है, उसको बोलते हैं इंटर्नशिप। तो ये सारे जो है ये बीपीएस में होता है। पर्टिकुलर अभी कुछ कॉलेज में ये होता है, लेकिन एलएनआईपी ग्वालियर, एलएनसीपी तिरुवनंतपुरम में ये बीपीएड चलता है। बीपीएड 4 ईयर, डायरेक्ट बीपीएड 4 ईयर्स होता है। अगर ये नहीं करेगा तो, ये वाला करेगा तो, ग्रेजुएशन की बात करेगा तो 2 ईयर्स का कोर्स होता है। लेकिन इसमें जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, इसमें बहुत लंबा करके रखा है। लेकिन अगर आफ्टर 12 ग्रेजुएशन की बात करेगा तो, लेकिन उस सिलेबस को थोड़ा इसमें थोड़ा कंपेयर करके थोड़ा कम करके रखा है। तो मतलब ये और ये दोनों का वैल्यू एक ही है, लेकिन इसमें 1 साल बाद जाता है, लेकिन इसमें आपको 1 साल एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो तो, या गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो, मैं ये आप लोगों को एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप ग्रेजुएशन मत करो, सीधा आप या तो बीपीएड करने जाओ, सीधा बीपीएड करो। उसमें 4 साल में आपका बीपीएड कोर्स तक पूरा खत्म हो जाता है। और इसमें 4 सेमेस्टर होता है, इसमें बीपीएड में 4 सेमेस्टर होता है। और इसके बाद अब ये हो गया अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो गया। अभी तक मैंने आप लोगों को अंडर ग्रेजुएशन के बारे में बताया। अब हम जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन। उसमें होता है कि फिजिकल में मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, उसको बोलता है एमपीएड, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। अब मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन जब करेंगे, अब जो भी सिलेबस है या प्रैक्टिकल है, सब कुछ डीप में जाना पड़ता है। अब इसमें पहले जो बीपी और बीपीएड में जो सिलेबस है उसमें पूरा बेसिक सब दिया हुआ है। और अब मास्टर डिग्री करेंगे फिजिकल एजुकेशन में तो अब थियोरेटिकली आपको भी बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ता है, और प्रैक्टिकल में भी आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स, आपको जो आप यूनिवर्सिटी खेला है, इंटर कॉलेज जो खेला है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला है, उसमें आपको ये सब्जेक्ट और ये स्पोर्ट्स चूज करना पड़ता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को टच करता है। सबसे पहले करता है इसमें मैथोलॉजी ऑफ रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है मास्टर डिग्री में। इसमें जितना भी स्पोर्ट्स है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, उसमें जितने भी प्लेयर्स है उन लोगों के बारे में रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च और डिसर्टेशन, थीसिस, ये सब करके प्रिपेयर करके अब यूनिवर्सिटी को जमा करना पड़ता है। तो इसमें पर्टिकुलर टॉपिक आपको यहाँ पे मतलब यूनिवर्सिटी में आपको चॉइस करने को मिलेगा। जो भी अपने आइडिया से हिसाब से जो भी टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करेंगे, इसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आप इसमें कर सकते हैं। तो दूसरा सब्जेक्ट है इसमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है तो इसमें क्या होता है कि जितना भी बड़ा बड़ा टूर्नामेंट होता है,
जितना भी बड़े जो कंपटीशन होता है वो सब ऑर्गेनाइज जो कौन करता है, वो लोग करता है जो लोग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करता है। इसमें आगे भी करियर बहुत जाने के लिए है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का अलग सा कोर्स होता है, लेकिन मास्टर डिग्री में इसमें आपको टच दिया होता है। तो इसमें जो भी जैसे कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है, आईएसएल इंडियन हीरो स्पोर्ट लीग फुटबॉल है, वो सब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कौन करता है, वो लोग करता है जिस लोग ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है। वो लोग इतना बड़ा बड़ा टूर्नामेंट को वो लोग ऑर्गेनाइज करता है। तो इस मास्टर डिग्री में इस सब्जेक्ट का भी आप लोगों को बेसिक या कम से कम 40% तक इसमें टच दिया हुआ है, वो भी पढ़ना पड़ता है। और दूसरे थे स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक। स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक और जो भी गेम्स एंड स्पोर्ट जो है खड़ा खड़ा तो नहीं कर सकता है। इसमें तो बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटीज चाहिए, बहुत सारा मूवमेंट्स चाहिए, बहुत सारा पावर चाहिए, बहुत सारा स्ट्रेंथ चाहिए, इंड्योरेंस चाहिए। वो सब के लिए ये स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है। कि अगर एक एथलीट दौड़ रहा है तो ओशन बोल्ट है, ओशन बोल्ट 9.58 में वो अभी 100 मीटर पार करता है, तो उसके अगर रिसर्च करेगा तो उसके अगर 9.58 में वो उसकी मसल के अंदर क्या ट्विस्टिंग है, उसका मसल के अंदर क्या फाइबर है, बाकी लोग के मतलब कंपेयर करेगा तो उसका फास्ट क्यों हो रहा है, वो सब जो है स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक में आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। अगर हाई जंप करता है, उसमें हाई जंप के 2-3 स्टाइल है। एक तो स्टडल है, एक तो फास्ट बॉडी फ्लॉप है। फास्ट बॉडी फ्लॉप ऐसा एक जंप है जिसमें आदमी को पूरा अपना ग्रेविटी को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पूरे नीचे बार पे छोड़ के आपको पूरा पार करना पड़ता है। तो वो सब स्टडी करने के लिए ये सब स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में पढ़ना पड़ता है। और जैसे कि 100 मीटर रन में जब स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग ब्लॉक्स होता है, ब्लॉक्स क्यों दिया जाता है, और हाइट लंबा को उसके लिए भी मेथड है, मीडियम हाइट को भी है, शॉर्ट जो आदमी जो एथलीट शॉर्ट है एथलीट उनके लिए भी है। तो वो सब स्टडी करने के लिए स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स एक सब्जेक्ट होता है। उसमें मतलब स्पोर्ट्स फिजिक्स, वही बोलो, जो भी फिजिक्स होता है वो स्पोर्ट्स में अप्लाई जो होता है वो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में आपको पढ़ना पड़ता है। चलो तो नेक्स्ट डी, यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स इंजुरीज। जहां पे स्पोर्ट्स है वहां पे इंजुरीज 100% है। तो स्पोर्ट्स इंजुरीज भी इस मास्टर डिग्री में पढ़ना पड़ता है। और इसमें इंजुरीज कैसा होता है, फुटबॉल में क्या क्या इंजुरीज होता है, वॉलीबॉल खेलेगा तो वॉलीबॉल में क्या क्या इंजुरीज होता है, अगर आइस हॉकी खेलेगा तो आइस हॉकी में क्या क्या इंजुरीज होता है। तो इंजुरीज, जितना भी इंजुरीज है वो सब, और उसके प्रिवेंशन, उसको रोकने के लिए हम क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या टेक्निक है, उसके लिए क्या हम और अलग सा इसमें मेथड दिया है, वो सब इसमें पढ़ना पड़ता है। और दूसरा है फिजियोथेरेपी। आप लोगों ने सुना होगा बहुत, इसमें फिजियोथेरेपी भी एक सब्जेक्ट होता है। इसमें थेरापेटिकली हमें जो जो ट्रीटमेंट होता है उस सब के बारे में इसमें मास्टर डिग्री में पढ़ना पड़ता है। और एक दूसरे है योगा। इसमें योगा भी होता है, और इसमें योगा अलग से इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन इसका अलग से डिसिप्लिन है योगा में। अगर आपने योगा पढ़ लिया, योगा के बाद इसमें अपने फिजिकल में आया, उसके बाद योगा सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट मतलब आपको अच्छा लगा तो फिर इसमें योगा में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर सकता है। इस योगा में पीएचडी भी कर सकता है इसमें। तो ये अलग से एक सब्जेक्ट देता है, लेकिन मास्टर डिग्री में ये भी टच दिया हुआ है। तो ये सब सारे सब्जेक्ट जो है इस और मास्टर डिग्री में पढ़ना पड़ता है। और एक इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेथड। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेथड
जो भी एथलीट्स है, जो भी प्लेयर्स है, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल या नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, जो भी प्लेयर्स है वो लोगों को ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है इस फॉर्मेट के मुताबिक। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं इसमें। वो ट्रेनिंग मेथड सब अप्लाई करके जो भी प्लेयर्स है ग्रास रूट लेवल से इंटरनेशनल ओलंपिक लेवल तक प्लेयर को ये ट्रेनिंग के माध्यम से उनको ट्रेन किया जाता है। ये एक सब्जेक्ट इसमें। अब ये थ्योरी हो गया पार्ट ए। मैंने पहले बोला था ये पार्ट ए, ये सब पार्ट ए है। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक हमने पार्ट ए मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या होता है वो सब हमने अभी मैंने आप लोगों को बताया। अब पार्ट बी, इसमें भी पार्ट ए बी सी डी बोल के होता है। जैसे बाकी पहले बीपी में था, बीपीएड में था, वैसे ही मास्टर डिग्री में होता है, लेकिन इसमें मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसमें थोड़ा डीप होता है। अब पार्ट बी में प्रैक्टिकल, जो पहले बीपीएड में बहुत सारे गेम्स सिलेबस में दिया होता है, अब इसमें पर्टिकुलर जो भी प्लेयर्स है, जो भी स्टूडेंट है, उसको अपना एक पर्टिकुलर, जिसमें इंटर कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल, अपने नेशनल लेवल खेला है, उसी गेम को इसी में आपको चूज करना है। इसी में पार्ट बी में रिस्पेक्टिव गेम। इसमें रिस्पेक्टिव गेम्स एंड स्पोर्ट्स इसमें दिया होता है। तो उसमें जैसे कि मेरा गेम है तो वॉलीबॉल, अगर मैंने वॉलीबॉल की चूज़ किया, मैं वॉलीबॉल नेशनल खेला है, इंटर यूनिवर्सिटी खेला है, तो उसी वॉलीबॉल में आपको इसमें डीप स्टडी करना है, उसी में आपको मास्टरी मतलब मास्टर बनाना है। तो वॉलीबॉल का पहले सबसे पहले पूरा हिस्ट्री जाना पड़ता है। पूरा हिस्ट्री कहाँ से आया, कौन से साल में आया, कौन सा जगह से आया, इंडिया में कैसा आया, मतलब इंटरनेशनल और नेशनल दोनों का हिस्ट्री इसमें आप लोगों को टच करना पड़ता है, पूरा पढ़ना पड़ता है। और उसके नीचे और उसमें आपको फंडामेंटल स्किल्स क्या क्या है और रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या है और इसमें क्या क्या नया चेंजेस आया है, और जब टूर्नामेंट, नेशनल टूर्नामेंट क्या क्या होता है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट क्या होता है, ओलंपिक रिकॉर्ड्स क्या है, कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड्स क्या है, एशियन गेम रिकॉर्ड्स क्या है, ये सब के बारे में आपको इसमें जानकारी लेना पड़ता है। और उसमें आप लोगों को पूरा एक प्रैक्टिकल बुक बनाना पड़ता है। जो भी प्रैक्टिकल, जो भी पार्ट बी जो गेम लेता है, अपना रिस्पेक्टिव गेम में आपको अपना एक बुक बनाना पड़ता है। उसको बुक को पूरा मेंटेन करके पूरा, जैसे कि फेडरेशन फीफा है ना फुटबॉल, अगर मैं फुटबॉल लेगा तो फीफा का पूरा रूल्स आपको इसमें बुक्स में लिखना पड़ता है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, फंडामेंटल स्किल्स है और क्या क्या चेंजेस आता है, वो सब इसमें आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। वो है पर्टिकुलर। और उसमें आपको प्रैक्टिकल में आपको फुटबॉल ले तो उस फुटबॉल में आपको एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। उस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करके उसमें आपको ऑब्जर्वेटिंग भी करना है, मैनेजमेंट भी करना है, और उसके गेम्स का एनालिसिस, जो भी एंड तक रिजल्ट तक आपको इस उसमें पार्ट बी में सब कुछ अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबल लेके सब कुछ करना पड़ता है। तो इसमें आपको मास्टर बनना है, उसी गेम में मास्टर बनना है, अपना उसका स्पेशलाइजेशन एक हो गया। और दूसरा इसके बाद एमपेड का ये पार्ट बी हो गया। पार्ट सी तो वही होता है लेसन प्रैक्टिस टीचिंग, लेसन प्लान, मैंने पहले बोला था आप लोगों को बीपीएड में होता है, वैसे भी इसमें भी होता है। अब उसके बाद मास्टर डिग्री तक बस वही है बोलेगा तो, सीमित है बोलेगा तो नहीं। अब उसके ऊपर आप जा सकता है एमफिल इन फिजिकल एजुकेशन। अब इसमें एमफिल भी है, एमफिल मास्टर ऑफ फिलोसफी जो बोलता है। बाकी जो सब्जेक्ट जैसे भी होता है वैसे ही फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में आपको पढ़ना, सब कुछ डिसिप्लिन जो भी स्टेप वाइज होता है वैसे ही होता है। तो इसमें अगर मास्टर डिग्री के बाद अगर एमफिल करेगा तो आप एमफिल कर सकता है। अगर उसके बाद एमफिल से आगे जाएगा तो हमारे क्या है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, उसमें पीएचडी इन
फिजिकल एजुकेशन। अब ये जो है पीएचडी, अब मैंने बोला था मास्टर डिग्री में जो एक सब्जेक्ट था रिसर्च मेथोलॉजी, अब उसमें आपको मास्टर डिग्री में डेजर्टेशन सबमिट करना पड़ता है, थीसिस सबमिट करना पड़ता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज को। उसी तरह आपको उस टाइम आपने रिसर्च पढ़ा हो तो अब इस पीएचडी में आपको रिसर्च करने में बहुत आसान हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मास्टर डिग्री के बाद, और इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होता है। अब सुना होगा नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट होता है, सेट स्टेट लेवल, ये दोनों भी आप दे सकते हैं। नेट कब दे सकता है? आपने मास्टर डिग्री किया, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर आप पास हो गए तो आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो गए। उसके बाद वैसे ही आप स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप एलिजिबल हो गए, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप अपियर कर सकते हैं। अगर उसमें आपका नेट और सेट निकल गया तो फिजिकल एजुकेशन में, तो आपको मास्टर डिग्री के बाद एमपिल को स्किप करके सीधा आप पीएचडी में अपना रिसर्च स्कॉलर बन सकता है। तो ये सब है आपको पूरा 12th क्लास के बाद, उसके ग्रेजुएशन के बाद, और पर्टिकुलर अगर फिजिकल एजुकेशन में जाएगा तो ये सारा कोर्सेज जो है 1 to 1 ये सब पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल तक ये सब कोर्सेज कर सकता है। अच्छा बच्चों, तो आज मैंने जितने भी कोर्सेज है उनके बारे में बताया, तो कल हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और उसमें कोचिंग भी होता है, एनआईएस कैसा करता है, और उसमें अब करियर ऑप्शंस क्या क्या है, अपॉर्चुनिटी, ये सब पढ़ के अपॉर्चुनिटी क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, उसके बारे में हम कल कंटिन्यू करेंगे।